भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी रेवोल्यूशंस में से एक के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जो जितनी एम्बिशियस है उतनी ही चैलेंजिंग भी। तो चलिए इस सफर में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि भारत अपने ग्रीन फ्यूचर को आखिर कैसे आकार दे रहा है। 500 गीगावाट, ये है भारत का 2030 तक का एक बहुत ही एम्बिशियस गोल। अंदाजा लगाने के लिए ये पूरे यूरोप की आज की सोलर कैपेसिटी से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा टारगेट है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का एनर्जी फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इसे हासिल कर पाएगा और कैसे? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत की जबरदस्त कामयाबी की कहानी से। फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, हमारे ग्रिड की बढ़ती हुई परेशानियां, एनर्जी स्टोरेज की फौरन जरूरत और इस पूरे मैसिव प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला पैसा। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पिछले एक दशक में भारत का रिन्यूएबल एनर्जी में जो एक्सपेंशन हुआ है वो कमाल का है, और जो हासिल हुआ है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक क्रांति का सबूत है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लगभग 3 गुना कर दिया है, और इसी के साथ हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी, एक शानदार कामयाबी है। और इस रेवोल्यूशन का दिल है सोलर पावर। जरा सोचिए, एक दशक से थोड़े ज्यादा वक्त में सोलर कैपेसिटी में 39 गुना से भी ज्यादा का उछाल आया है। ये जबरदस्त ग्रोथ भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की नींव है। ये दिखाता है कि जब भारत किसी चीज पर फोकस करता है तो नतीजे कमाल के हो सकते हैं। और ये बदलाव सिर्फ पावर प्लांट्स तक ही नहीं रुका है, ये हमारी सड़कों पर भी दिख रहा है। सीएनजी स्टेशंस की संख्या में 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि भारत अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी साफ सुथरा बनाने के लिए कितना कमिटेड है। तो आज भारत की ऊर्जा आती कहाँ से है? जैसा कि इस चार्ट में साफ है, रिन्यूएबल्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोयला अब भी किंग है। हमारी कुल बिजली का लगभग आधा हिस्सा अब भी वहीं से आता है, और यह हमें याद दिलाता है कि मंजिल अभी दूर है। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने एक बहुत बड़ा, एक मैसिव क्लीन एनर्जी मशीन खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसी कामयाबी है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर बड़ी सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। इस तेज रफ्तार का एक साइड इफेक्ट भी हुआ है। इसने हमारे नेशनल ग्रिड पर जबरदस्त दबाव डाला है, और इसके कुछ बहुत ही गंभीर और अनचाहे नतीजे सामने आए हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्या हम इतनी तेजी से आगे बढ़ गए हैं कि कुछ बुनियादी चीजों को पीछे छोड़ दिया है? इसका जवाब कहानी को एक ज्यादा उलझे हुए मोड़ पर ले जाता है। अकुल रायजादा की ये बात बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। असल में रिन्यूएबल एनर्जी को फटाफट जोड़ने की इस होड़ ने हमारे नेशनल ग्रिड की कुछ बड़ी कमजोरियों को सामने लाकर रख दिया है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए, असली प्रॉब्लम पता है क्या है? जहां बिजली बन रही है वहां उसकी जरूरत सबसे ज्यादा नहीं है। भारत के सबसे अच्छे सोलर और विंड रिसोर्सेज, मतलब तेज धूप और हवा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। लेकिन सबसे बड़े शहर और फैक्ट्रियां उत्तर और पूर्व में हैं। तो इस बिजली को वहां तक पहुंचाना जहां इसकी जरूरत है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और नतीजा, ग्रिड में जाम लग जाता है, बिजली काटनी पड़ती है और क्लीन एनर्जी बर्बाद होती है। सोचकर देखिए, 2022 में सिर्फ एक दिन में ग्रिड की दिक्कतों की वजह से 6 गीगावाट क्लीन एनर्जी यूं ही जाया हो गई। ये इतनी बिजली है जिससे दिल्ली जैसे शहर को कई घंटों तक चलाया जा सकता था। तो इस इनस्टेबिलिटी का, इस उतार चढ़ाव का सल्यूशन क्या है? जवाब है एनर्जी स्टोरेज। ग्रिड को स्टेबल करने और सोलर विंड पावर को एक भरोसेमंद सोर्स बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है, ताकि जब धूप ना हो या हवा ना चले तब भी बिजली मिलती रहे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। 2030 तक भारत को लगभग 42 गीगावाट बैटरी स्टोरेज की जरूरत है, पर 2024 तक हमारे पास सिर्फ 219 मेगावाट घंटे ही हैं। ये लक्ष्य और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जिसे बहुत तेजी से भरना होगा। तो सरकार इस गैप को भरने के लिए 3 बड़े कदम उठा रही है। पहला, वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिससे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में आर्थिक मदद मिलेगी। दूसरा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स।
ताकि देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बने। और तीसरा, एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशंस, जिससे बिजली कंपनियों के लिए ऊर्जा स्टोर करना ज़रूरी हो जाएगा। ये सभी सही दिशा में उठाए गए ज़रूरी कदम हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पर, पैसा। इस बहुत बड़े एनर्जी ट्रांजिशन को हकीकत में बदलने के लिए ज़बरदस्त फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए इस नंबर को देखिए, 2442 अरब रुपए। ये रकम सिर्फ 2030 तक हमारे ग्रिड को फैलाने और मजबूत करने के लिए चाहिए। इसमें नए पावर प्लांट्स और स्टोरेज बनाने का खर्च शामिल भी नहीं है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और यहीं पर भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए एक क्लासिक डायलेमा पैदा होता है। एक तरफ है देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का दबाव, और दूसरी तरफ है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भारी भरकम निवेश करने की जरूरत। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। ये सवाल, जैसा कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने पूछा है, इस दुविधा की जड़ है। क्या बड़े पैमाने पर निवेश करने से इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बढ़ेगी कि कर्ज चुकाया जा सके, या फिर ये देश को एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क में डाल देगा? भारत के पॉलिसी मेकर्स को इसी नाजुक रास्ते पर चलना है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो भारत की एनर्जी स्टोरी का आखिरी फैसला क्या है? असल में ये तरक्की और चुनौतियों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन की कहानी है। तो संक्षेप में कहें तो भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पिछले 1 दशक की तरक्की है जो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन दूसरी तरफ एक अनस्टेबल ग्रिड और स्टोरेज की भारी कमी जैसी गंभीर चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। और इन सबको ठीक करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो हम इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत ने ये तो साबित कर दिया है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रफ्तार से चीज़ें बना सकता है, लेकिन एक कामयाब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए ग्रिड और फाइनेंस जैसी उलझी हुई पहेलियों को सुलझाना पड़ता है। क्या भारत ये कर पाएगा? इसका जवाब न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट फ्यूचर के लिए बहुत अहम होगा।